गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको क्लास नाइन्थ के लिए ग्रेविटेशन चैप्टर बताने जा रहा हूँ। तो ग्रेविटेशन चैप्टर में हमें जो चीज़ें पढ़नी है, ग्रेविटेशन चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, पहले तो मैं आपको हेडिंग लिख देता हूँ यहाँ पे कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ और चैप्टर का नाम है हमारा ग्रेविटेशन। ठीक है, तो अब चैप्टर का नाम ग्रेविटेशन है। ग्रेविटेशन में हमें जो चीज़ें पढ़नी है वो पढ़ना है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, ठीक है। दूसरा जो टॉपिक पढ़ना है हमें वो पढ़ना है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, और तीसरा जो टॉपिक पढ़ना है वो हमें पढ़ना है मास, कि मास क्या होता है। चौथा टॉपिक हमें पढ़ना है वेट, वेट क्या होता है। और उसके बाद में हमें लॉ पढ़ना है और वो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और जो अगला टॉपिक है वो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता है कैपिटल जी। फिर हमें पढ़ना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये सारे टॉपिक मैं आपको वन बाय वन समझाऊंगा, जो कि होता है स्मॉल जी। ठीक है, उसके बाद में हमें पढ़ना है फ्री फॉल। और इसके आगे फिर हम और भी चीज़ें समझते चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको सबसे पहले समझाता हूँ कि सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है। सेंट्रीपिटल फोर्स, तो देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा है। सेंट्री मतलब सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स। अब ये सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स मतलब किसके सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स। तो देखिए मान लेते हैं, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पर एक कोई भी पर्सन है, ठीक है, और ये पर्सन जो है इसने एक थ्रेड ली हुई है या रोप ली हुई है यहाँ पे, ठीक है, और इस रोप पर इसने एक स्टोन को बांध के रखा हुआ है और ये इसको सर्कुलर फॉर्म में घुमा रहा है। ठीक है, तो जब ये सर्कुलर फॉर्म में घुमा रहा है किसी स्टोन को जो कि रोप से बंधा हुआ है, तो इसमें एट ए टाइम दो फोर्स लगते हैं। इस स्टोन में एट ए टाइम दो फोर्स लगेंगे। ना तो ये स्टोन बाहर की तरफ जाएगा, ना ही ये स्टोन अंदर की तरफ आएगा। ये एक सर्कल को फॉलो करेगा और जिसकी रेडियस होगी ये इस रोप की लेंथ। तो जब ये स्टोन एक सर्कुलर फॉर्म में रोटेट करेगा, रिवॉल्व करेगा इस पर्सन के अराउंड, तो इस पर एट ए टाइम दो फोर्स लगते हैं। जो सेंटर की तरफ फोर्स लगता है, क्योंकि जब आप थ्रेड को घुमाते हैं तो थ्रेड एक स्ट्रेट लाइन में हो जाती है, तो एक स्ट्रेन आता है इस थ्रेड पे। तो सेंटर की तरफ जो लगने वाला फोर्स है, इसी फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, यही सेंट्रीपिटल फोर्स इस स्टोन को अलाउ करता है, हर जगह इतना ही डिस्टेंस मेंटेन करता है। ठीक है, और इसको एक सर्कुलर फॉर्म या सर्कुलर मोशन में मूव करवाता है। कौन? सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये जो फोर्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, ये किस फोर्स के बराबर होता है या इक्वल होता है? ये इस फोर्स के इक्वल होता है जिस डायरेक्शन में ये स्टोन मूव कर रहा है।
ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपका थ्रेड किसी कारणवश टूट जाए, अगर आपका थ्रेड टूट जाए या रोप टूट जाए, तो ये स्टोन एक टेंजेंशियल पाथ को फॉलो करेगा। मतलब मान लीजिए आपने रोप से ये स्टोन छूट जाता है या टूट जाता है, जो भी है, तो ये सीधा एक स्ट्रेट डायरेक्शन फॉलो करेगा। ठीक है। तो इसे कहा जाता है टेंजेंशियल फोर्स। इसे कहा जाता है टेंजेंशियल फोर्स। अब इसका आपको एग्जाम्पल, बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे यूनिवर्स में भी सन के अराउंड बहुत सारे प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए ये अर्थ है। अब ये अर्थ सन के अराउंड एक सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करता है अर्थ। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं एक फोर्स है जो सेंटर की तरफ लग रहा है और एक फोर्स है जो टेंजेंशियल लग रहा है, और ये दोनों ही फोर्स आपस में कैसे हैं? इक्वल है। तो जो सेंटर की तरफ लग रहा है वो कहलाता है सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये कहलाता है टेंजेंशियल फोर्स। सेम केस हम देख सकते हैं अर्थ और मून में। अगर मान लीजिए ये सन ना हो करके अगर अर्थ होता और ये अर्थ ना हो करके मून होती, तो अर्थ और मून में भी यही केस फॉलो होता, क्योंकि मून रिवॉल्व करता है अर्थ के अराउंड। तो इसमें भी एक सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स है और एक टेंजेंशियल लगने वाला फोर्स है। अगर ये दोनों फोर्स इक्वल है तो ही ये आपस में रिवॉल्व करते हैं, यानी दोनों ही फोर्स आपस में इक्वल होंगे हमेशा ही। ठीक है। इनकी वैल्यूज़ हम बाद में देखेंगे कि इनकी वैल्यूज़ क्या होती है, लेकिन आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि सेंट्रीपिटल फोर्स की अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछता है तो आप लिखोगे द फोर्स विच एक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ बॉडी। द फोर्स विच एक्ट्स टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ the force which act towards the center of a body in a circular motion। ठीक है, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। चलिए, अब इसी तरीके से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है जो कि आपके सिलेबस में अभी फ़िलहाल नहीं है। चलिए अब हम चलते हैं मास पे। तो मास क्या होता है? तो मास को समझने के लिए मैं पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ कि मास, पहले समझ लीजिए मास होता क्या है। मास, मान लीजिए हमारे पास में एक कोई स्टोन है, कुछ कोई भी स्टोन है हमारे पास में, तो इसमें बहुत सारे, ये स्टोन किससे बना हुआ है? नंबर ऑफ पार्टिकल से। ठीक है। तो अब हम मास को कैसे डिफाइन करेंगे? तो मास को सिंपली हम डिफाइन करते हैं द टोटल क्वांटिटी total quantity contained by a body। वो क्वांटिटी कौन सी है वो उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। सिंपली कोई भी ऑब्जेक्ट कितने पार्टिकल से मिलकर के बना है, दैट इज मास। ठीक है। मास मीन्स द टोटल क्वांटिटी कंटेन्ड बाय अ बॉडी, या सिंपल द टोटल क्वांटिटी present on the body is known as mass।
अब और मास की जो यूनिट होती है, मास की जो यूनिट होती है वो हमेशा कैसी होती है, केजी में। मास की जो यूनिट होती है वो होती है केजी में। ठीक है, चलिए ये क्लियर हो गया। मास मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में या किसी भी बॉडी में कितना कंटेंट मौजूद है या कितने पार्टिकल से मिलकर के बनी है। वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं जिससे मिलकर के कोई ऑब्जेक्ट बनता है उसे कहा जाता है मास। वो किससे बना हुआ है वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। किस जो भी पार्टिकल प्रेजेंट है दैट इज़ मास। जैसे आप सिंपल चौक समझ लीजिए। जो चौक होती है, चौक किससे मिल करके बनी होती है, चौक पाउडर से। तो जो चौक पाउडर है उसमें वो क्या कहलाएगा, मास। और इसकी यूनिट क्या होगी, केजी। ठीक है, चलिए अब आपको नेक्स्ट टर्म समझाते हैं, वेट। कि वेट क्या होता है। वेट क्या होता है, अभी हमने जो बात करी मास के बारे में, मास क्लियर हो गया सभी को कि द टोटल क्वांटिटी कंटेन बाय अ बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना पार्टिकल प्रेजेंट है वो कहलाता है मास। अब यही मास किसी प्लैनेट के रेफरेंस में कहलाता है वेट। या सिंपल डेफिनेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, द टोटल क्वांटिटी contained by a body, द टोटल क्वांटिटी, देखिए पूरी डेफिनेशन वही है, द टोटल क्वांटिटी कंटेन्ड बाय अ बॉडी अंडर द इफेक्ट ऑफ अंडर द इफेक्ट ऑफ अंडर द इफेक्ट ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड is known as weight। मीन्स अगर मान लीजिए कोई पर्सन है और वो यूनिवर्स में है, कहाँ है, यूनिवर्स में है, ठीक है, तो उस दौरान हम क्या बोलेंगे कि ये जो पर्सन है इसका जो मास है वो है 5 kg। सपोज 15 kg, 5 kg, आपको जो लेना है वो ले लीजिए क्योंकि आपको बहुत चीज़ें में आपको क्लियर होने वाली है। 5 kg है, मान लीजिए छोटा सा बच्चा है, उसका जो टोटल कंटेंट क्वांटिटी कंटेंट बाय बॉडी, जो भी अंदर की सारी चीज़ें हैं बॉडी में वो सब मिला करके 5 kg है। अगर उसी 5 kg को या उसी बेबी को या बच्चे को अगर हम अर्थ के फील्ड में, अर्थ की सरफेस पर ले करके आएंगे तो वो पूरा का पूरा मास किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेट में। क्यों वेट में कन्वर्ट होता है, क्योंकि पहले केस में आप यूनिवर्स में है, वहाँ कोई ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है, वहाँ कोई ग्रेविटी नहीं है, उस केस में वो कहलाएगा मास। और वही चीज़ अगर आप किसी भी प्लैनेट की सरफेस पर कैलकुलेट करोगे तो उसमें चेंजेस आएंगे और वो चेंज आने के बाद में वो जो है मास वो चेंज हो जाता है और वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, वेट में। और उसके लिए हम जो है वो ऑलमोस्ट हमारा जो ये जो बच्चा है जिसका मास वहाँ पर यूनिवर्स में 5 kg था, अब वही अर्थ सरफेस पर वो हो जाएगा 5 × 10। वो बताऊंगा मैं आपको कैसे आ रहा है, तो सारी चीज़ें अभी क्लियर होगी। वो हो जाता है 50 kg के आसपास। तो आपको बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहे हैं, कि अगर आपसे कोई मास पूछता है तो मास मतलब होता है
बिना किसी ग्रेविटी के इफ़ेक्ट के जो ऑब्जेक्ट के अंदर टोटल क्वांटिटी है दैट इज़ मास। लेकिन अगर उसी मास को अगर हम किसी अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड में या किसी दूसरे प्लेनेट पर जाकर के चेक करेंगे तो वो कहलाता है वेट, क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लुएंस आ गया है किसका, ग्रेविटी का, उस पर्टिकुलर प्लैनेट की ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस है। इस वजह से वो मास अब मास ना रह करके क्या हो जाता है, वेट हो जाता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे चेंज हो रहा है, क्यों होता है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक लेकर के, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी अभी धीरे धीरे। चलिए चलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो चलिए समझते हैं इसको, यूनिवर्सल लॉ क्या है और इसे कैसे समझते हैं। अब इसको समझने के लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं। यूनिवर्सल लॉ ये कहता है कि इस यूनिवर्स में ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है जो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करता। इसका मतलब इस यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट जिसका खुद का मास है, मास मतलब कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट से मिलकर के बना है, कुछ ना कुछ पार्टिकल से मिलकर के बना है, वो एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करेगा। तो आप बोलोगे कि अर्थ की सरफेस पर क्यों नहीं अट्रैक्ट करता है। जी हाँ, अर्थ की सरफेस पर अट्रैक्ट हमें ऐसा लगता है नहीं करता, और ये बिल्कुल सही भी है, क्योंकि अर्थ का जो अट्रैक्टिव फोर्स है हमारी बॉडी पर वो इतना ज़्यादा है कि वो हमें आपस में अट्रैक्ट नहीं होने देता किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से। वहीं यदि किसी ऑब्जेक्ट को हम यूनिवर्स में लेकर के जाए और उसके साइड में एक छोटा सा कोई ऑब्जेक्ट दूसरा रख दे, तो वो छोटा ऑब्जेक्ट उस बड़े ऑब्जेक्ट के आसपास रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, लेकिन अर्थ की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है, यानी अर्थ सरफेस पर ये सी चीज़ें नहीं हो पाती, क्योंकि अर्थ का मास इतना ह्यूज है कि वो हम जैसे लोग जो जो भी पार्टिकल से बने हुए हैं वो आपस में एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं होते, क्योंकि इसका पुल ऑफ अट्रैक्शन, अर्थ का पुल ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, दैट इज़ कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, इतना ज़्यादा है कि उस वैल्यू को वो के सामने वो निगलेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो समझते हैं, पहले हम समझते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। तो चलिए सबसे पहले इसको समझने के लिए मैं आपको एक दो अलग अलग ऑब्जेक्ट ले लेते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट मासेस के होंगे। मासेस मतलब जिनका मास अलग अलग होगा। m1, इसको मान लेते हैं m1 पहला ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको हम m1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई दूसरा ऑब्जेक्ट ले लेते हैं जो कि कहीं ना कहीं साइज में थोड़ा छोटा है, और इसको मास 2 मान लेते हैं, यानी m2 ले लेते हैं इसको। ठीक है, अब जब ये मास, दोनों के मासेस अलग अलग है, मतलब इनकी रेडियस भी कैसी होगी, अलग अलग होगी। इसकी r1 होगी तो इसकी छोटी r2 होगी, या r2 या r1, जो भी आपको लेना है ले सकते हैं। चलिए अब हम इन दोनों ऑब्जेक्ट की जो है, यानी दोनों जो बॉडीज़ हैं, इनके बीच में डिस्टेंस देख लेते हैं। हमने मान लीजिए कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना ले लिया है, d ले लिया है। कितना ले लिया है, d। कुछ बुक्स में आपको l भी नज़र आएगा, कुछ बुक में आपको a नज़र आएगा, कुछ बुक में आपको r नज़र आएगा, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो वैल्यू यहाँ लेंगे वही आपको फॉर्मूले में नज़र आएगी। अब दूसरी बात, जो हमने डिस्टेंस लिया है वो हमेशा आपको सेंटर से लेना है। सेंटर से क्यों लेना है, उसका कारण है क्योंकि हमारे यूनिवर्स में जितने भी प्लैनेट्स हैं उनका मास इतना ज़्यादा होता है, उनका मास इतना ज़्यादा होता है कि हमें जो डिस्टेंस लेना होता है, अगर हम यहीं से डिस्टेंस ले लेंगे पास से, तो ये बाकी कंटेंट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए हम सभी पूरे ऑब्जेक्ट के लिए
हम सेंटर से लेंगे ताकि किसी भी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, सबके लिए बराबर डिस्टेंस होना चाहिए। तो हमने सेंटर से डिस्टेंस लिया, यहाँ पे भी सेंटर से डिस्टेंस लिया है। चलिए अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ए है और ये ऑब्जेक्ट क्या है, बी है। तो अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है कि इस यूनिवर्स में ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है जो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करता। तो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, आखिर ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो पहला जो फैक्टर है इसका मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, the force of attraction between the two bodies or object is directly proportional to the product of their masses। मतलब जो भी इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में, आपको पता है कि दो ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट को अगर किसी डिस्टेंस पे रखा हुआ है, और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि दो ऑब्जेक्ट आपस में अट्रैक्ट होंगे, कौन किसके पास जाएगा ये डिपेंड करता है कि किसका ज़्यादा बड़ा मास है। तो इसमें आपको समझ में आ रहा है कि ज़्यादा बड़ा मास किसका है, m1 का, तो ये m2 को अपनी तरफ खींचेगा। लेकिन इसमें कई सवाल ये भी उठते हैं कि क्या m2 m1 को नहीं खींचेगा। तो जी हाँ, ये m2 भी m1 को खींचता है, लेकिन अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, लेकिन वो जो मैग्नीट्यूड होता है वो थोड़ा कम होता है एज़ कम्पेयर टू m1 के। तो दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे। तो जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो हमें देखना है कि किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो मैंने आपको पहला पॉइंट लिखा है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मतलब जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के मास के प्रोडक्ट के बराबर। ठीक है, अब इसको इस तरीके से समझते हैं कि जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा अट्रैक्शन होगा। अब कैसे होगा देख लीजिए, अगर मैंने इसका मास बढ़ा दिया, मान लीजिए इसका मास बढ़ा देता हूँ मैं, मान लीजिए, और इसका भी मास बढ़ा देता हूँ, तो देखिए दोनों ऑब्जेक्ट के सरफेस का डिस्टेंस कम हो गया। और जब कम हो गया इसका मतलब कहीं ना कहीं अट्रैक्शन बढ़ रहा है, अट्रैक्शन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, जितना ज़्यादा मास बढ़ाओगे उतना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा। जैसे कि आप समझ ही सकते हैं कि सन का जो मास है वो ह्यूज है एज़ कम्पेयर टू अर्थ की। तो सारे प्लैनेट किसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, सन के, क्योंकि मास ज़्यादा है। इसके अलावा कोई ये ना पूछे कि जुपिटर का मास ज़्यादा बड़ा है तो अपना मून जो है वो जुपिटर के अराउंड की रिवॉल्व क्यों नहीं करता। वो डिस्टेंस कहीं ना कहीं दूर है, इस वजह से भी रिवॉल्व नहीं करता। तो डिस्टेंस वाला फैक्टर भी हमारे पास में आएगा, वो हम देखेंगे, क्योंकि दूसरा फैक्टर जो है वो डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अभी जो है हमारा जो मून है उसका डिस्टेंस थोड़ा कम है, मास कंपेयर करें मून का तो थोड़ा कम होता है एज़ कम्पेयर टू अर्थ। तो अर्थ का मास ज़्यादा है, तो मून जो है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। ठीक है, तो ये पहला फैक्टर होता है कि जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट ये कहता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली proportional to the square of the distance between the two object। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो ऑब्जेक्ट के बीच में वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा और उसके स्क्वायर के बराबर होगा।
मतलब जितना ज़्यादा आप इन ऑब्जेक्ट को दूर लेकर के जाओगे उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। और किस फैक्टर से कम होगा? स्क्वायर फैक्टर से। ठीक है, अब इसको समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका मास मान लेते हैं हम कितना है, m1 का मास मान लेते हैं हम 1, अभी फॉर एन एग्जांपल हम ले रहे हैं 1 kg, और इसका मास मान लेते हैं m2 का कितना, 2 kg। ठीक है, तो अब हम देखते हैं फोर्स क्या होगा। फोर्स होगा 1 अपॉन सॉरी, और डिस्टेंस ले लेते हैं हम 1। तो देखिए फोर्स कितना होगा, 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाय, और ये डिस्टेंस कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, यानी एफ की वैल्यू कितनी आ गई 2 डिवाइडेड बाय 1, मतलब फोर्स कितना हुआ 2 न्यूटन। ठीक है, अब देखिए मैं इसको बताने जा रहा हूँ। अगर हमने फोर्स क्या लिया, सॉरी दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस कितना ले लिया, 2 ले लिया। ठीक है, पहले हमने कितना लिया था, पहले हमने कितना लिया 1 लिया, अब हम वैल्यू क्या बढ़ा रहे, 2 बढ़ा रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है। मास तो हमारा कितना था 1 kg था, इधर भी कितना था, इधर था 2 kg था, कुछ भी ले लीजिए आपको जो लेना है, लेकिन वो फिक्स रहना चाहिए। चलिए तो चलिए फोर्स देखते हैं, फोर्स क्या हो जाना चाहिए 1/r² हो जाना चाहिए, यानी कि फोर्स कितना हो जाना चाहिए, यहाँ पे m1 m2 था। ठीक है, तो ये फोर्स कितना हो जाएगा 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर, कितना हो गया 2 का स्क्वायर, यानी कितनी वैल्यू आ गई एफ इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई 2 टू ज़ा 4, मतलब 4 हो गया, मतलब एफ की वैल्यू कितनी आएगी 1/2। तो देखिए पहले केस में आपकी वैल्यू कितनी आ रही थी 2 न्यूटन, दूसरे केस में वैल्यू कितनी आ रही है हाफ न्यूटन। मतलब हर बार क्या हो रहा है, आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और कितनी किस वैल्यू से हो रहा है, वो स्क्वायर वैल्यू से हो रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे चलते हैं, अब हम आगे चलते हैं। तो जब आपके पास में पहला लॉ मिल गया कि जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के प्रोडक्ट के मास के बराबर, और दूसरा जो फैक्टर होता है कि जितना ज़्यादा आप डिस्टेंस बढ़ाओगे फोर्स उसके स्क्वायर वैल्यू से कम होना स्टार्ट होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या, कम होना। तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ाओगे दो ऑब्जेक्ट के बीच में, जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके स्क्वायर वैल्यू से कम होगा। ठीक है, तो अब ये हमारे पास में ये देख लीजिए, ये पहला पॉइंट मिल गया, ये दूसरा पॉइंट मिल गया। अब इन्हीं दो पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। ये पहला पॉइंट मिल गया और ये दूसरा पॉइंट मिल गया, इन दोनों को आप कंबाइन कर दीजिए। इसको आप एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिएगा, है ना। तो यहाँ से चलते हैं, इसके बाद हम यहीं से सब चलना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या हो गया था हमारे पास में, ऑन कंबाइनिंग, दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा क्योंकि दोनों के ही रिजल्ट हमें मिले हैं। ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो आपको क्या मिला, f इज इक्वल्स टू सॉरी f इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइडेड बाय r² या d²। आपने डिस्टेंस d लिया है तो आप d लीजिएगा, मैंने यहाँ r लिख दिया है, आप d लीजिए d²। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है। जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो हमें एक टर्म मिलती है जो कि होती है कांस्टेंट टर्म, वो हो गई हमारी कैपिटल G, और ये हो गया कितना m1 m2 डिवाइडेड बाय d²। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं वेयर G इज, कैपिटल G इज ग्रेविटेशनल या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। अब ये यूनिट कैसे होती है वो मैं आपको बता दूंगा, ये वैल्यू भी कहाँ से आती है वो भी आपको मैं बता दूंगा, लेकिन अभी यूनिट के बारे में आपको बता दूंगा। ठीक है, यूनिट कैसे आती है फिर इसकी वैल्यू देखेंगे। तो हमारी जो वैल्यू आई है वो आई है F इज इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2, यानी दोनों के प्रोडक्ट, मास का प्रोडक्ट और डिवाइडेड बाय उनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आज हमने यहाँ तक देख लिया है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल वैल्यू, और ये जो टोटल वैल्यू है एफ के इक्वल टू आएगी, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो न्यूटन। तो जो भी फोर्स होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, मास पे, उनके बीच का डिस्टेंस पे और उसका स्क्वायर पे, और ये वैल्यू किस में आ जाएगी
न्यूटन में। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट वीडियो जो कि काफ़ी बड़ा हो गया है। और कल जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो डाल दूँगा कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट कैसे आ रही है, 6.67 वैल्यू कैसे आती है और बाकी की टॉपिक्स। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ठीक है दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट वीडियो के लिए, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।